राम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जनरल साइंस के T20 सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें हम हर रोज़ साइंस के 20 क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और इन क्वेश्चनों में से आपको हर रोज़ ये देखना होता है कि आप कितने क्वेश्चन अपने आप से खुद से ठीक कर पाते हो, और जो क्वेश्चन बचते हैं उनको या तो नोट डाउन कर लिया करो या वीडियो को एक बार दोबारा से फिर देख लिया करो, ताकि वो क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही अपनी वीडियो में डालते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। ज़्यादा समय ना लगाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने देखा था, किसने मापा था? रोमर ने मापा था। यानी प्रकाश की गति है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो रोमर ने मापी थी। बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट अगर निर्वात में या वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है लाइट की स्पीड, और कितनी होती है? वो होती है 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होती है प्रकाश की निर्वात में या वैक्यूम में, अगर बोले हम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट से यह पता चलता है हमें कि जो प्रकाश की तरंगे हैं वो क्या हैं। ऑप्शन ए तरंग के समान है, ऑप्शन बी तरंग एवं कण के समान नहीं, ऑप्शन सी है तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन डी कण के समान। जो प्रकाश की तरंगे होती है वो आपको पता है वो तरंग के समान होते हैं, इनका कण से कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा तरंग के समान। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है ऑप्शन ए हीरे में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी पानी में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो प्रकाश का जो वेग होता है या स्पीड ऑफ लाइट हम कहें, वो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होता है, यानी कि निर्वात में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी सहसा गिर जाती है, ऑप्शन सी वैसी ही रहती है, ऑप्शन डी घटती है। ये क्वेश्चन पहले सेकंड वीडियो जो हमने की थी इसी सीरीज की, उसमें भी आया था। आप सभी को पता है कि प्रकाश की गति पर माध्यम के तापमान में वृद्धि हो या उसमें कमी आ, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उस पर इन चीज़ों का फर्क आता है, लेकिन प्रकाश की तरंगों के ऊपर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वैसी की वैसी रहती है, यानी नो इफेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी किरीट, ऑप्शन सी प्रभामंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो ये किरीट दिया हुआ है ना, इसी को कोरोना भी बोलते हैं, जो सूर्य का एक भाग है, और यही हमें सूर्य ग्रहण के टाइम पे दिखाई देता है। यानी पृथ्वी से हम सूर्य के जो कोरोना वाला पार्ट है ना, उसको ही देख पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरीट या कोरोना। कई बार किरीट की जगह कोरोना भी मिल जाता है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। आपको पता है कि प्रकाश की जो तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, नेचर में लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, बढ़ते हैं। प्रकाश वाला जो ये टॉपिक है ऑप्टिक्स वाला, लाइट वाला, ये हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है अपने वीडियो में, न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है जब अगर माध्यम को हम चेंज करते हैं, या उसकी वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, इन सभी पॉइंटों के बारे में हमने अपने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर किसी को इस बारे में डीपली नॉलेज लेनी है तो अगर किसी को इसके बारे में डीपली नॉलेज लेनी है तो वो वीडियो को पूरा देख सकता है, जाके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे उस सेम वीडियो का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, डेसिबल क्या होता है? एक संगीत नोट, एक ध्वनि स्तर का मापन, एक संगीत यंत्र, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है डेसिबल से हम किसी भी ध्वनि के स्तर को मापते हैं, या ये कहें कि ये जो साउंड वेव्स होती है उनको मापने का एक यूनिट है डेसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ध्वनि स्तर का मापन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन बी नौ संचालकों द्वारा, ऑप्शन सी इंजीनियर के द्वारा, ऑप्शन डी डॉक्टर के द्वारा। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और आगे भी इसके आने के चांस है। जो सोनार होता है इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको क्या होती है। और बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नौ संचालकों द्वारा। यानी कि जो इंडियन नेवी अगर हम बोले, उनके द्वारा भी इस
सोनार का प्रयोग बहुत किया जाता है। इसके अलावा जो पनडुब्बी होती है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जो पनडुब्बी होती है उसके आगे इसको एक यंत्र लगाया जाता है और उससे जो रेज होती हैं, वेव्स होती है सॉरी, उनको छोड़ा जाता है और वो ये पता चलाती हैं कि आगे कोई आइसबर्ग तो नहीं, कोई मतलब पहाड़ टाइप कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं जिससे पनडुब्बी को स्थिति पहुंच जाए, या फिर ये कहें हम कि आगे कोई और दुश्मन की पनडुब्बी तो नहीं है। तो इस प्रकार से सोनार का यूज किया जाता है नौसंचालकों द्वारा। और बात करें हम सोनार के फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। अगर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम लिक्विड में तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है वो बताना है इसमें। ऑप्शन ए है वही रहता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी घट जाता है, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगर किसी लिक्विड में हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो स्लाइटली रेज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसका अलग से कोई बॉइलिंग पॉइंट है, प्लस में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो है ही, दोनों को मिला के यानी कि जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा ना लिक्विड के ऊपर वो क्या होगा, उसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़्यादा हीट की आवश्यकता पड़ेगी बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है उसको अचीव करने के लिए। तो अशुद्धि मिलाने के कारण क्या होगा, द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए रसोई गैस से। रसोई गैस का यूज़ तो खाना पकाने में यानी कि हीट को जनरेट करने में, फ्लेम जनरेट करने में किया जाता है, तो उससे तो हीट बढ़ेगी, ठंडी नहीं होगी। तो ऑप्शन ए तो हो गया अपना रिजेक्ट। ऑप्शन बी है ठोस को पिघलाने में। ठोस कब पिघलेगा, जब उसको हीट मिलेगी। अगर कमरे में और हीट को ऐड करेंगे तभी कोई ठोस ऑब्जेक्ट है वो पिघलेगा। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी जो ऑप्शन है अपना ये भी गलत है। ऑप्शन सी है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, और ऑप्शन डी है पानी के बहाव बहने से। तो इस क्वेश्चन का जो रिलेवेंट करेक्ट आंसर हो सकता है वो है ऑप्शन सी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यानी किसी संपीड़ित गैस क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस अगर हम बोलें तो कंप्रेस्ड गैस क्या होती है। कंप्रेस्ड गैस, अगर किसी गैस को हम क्या करेंगे, प्रेशराइज कर देंगे, यानी कि उसको कंप्रेस कर देंगे ताकि उसके जो अणु हैं आपस में, मतलब उनके बीच का जो मोलिकुलर बॉन्ड है वो और कम हो जाए। और जब इस गैस को यानी कंप्रेस्ड गैस को हम कहीं से छोड़ेंगे तो ये क्या होगी, इसको एकदम से मान लो क्या बोलते हैं, एक नोजल के थ्रू छोड़ा जाएगा, मतलब माइन्यूट होल के थ्रू जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये आसपास की सराउंडिंग की जो हीट है उसको लेके उड़ जाएगी और उसमें गैस की फॉर्म में फिर से चली जाएगी। तो वो क्या होगी, जो आसपास की हीट है उसको अब्जॉर्व करेगी और रिलीज हो जाएगी। तो क्या होगा, जो कमरे में पहले से ही गर्मी है यानी हीट है उसको ये ऑब्जर्व कर लेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है, ऑप्शन बी है ताप संरक्षण, ऑप्शन सी है कार्य संरक्षण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल है वो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हीरा चमकदार दिखाई देता है। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है परिकर्ण के कारण, ऑप्शन सी है परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। जो हीरा है वो चमकता हुआ या झिलमिल करता हुआ क्यों दिखाई देता है हमें, क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का फिनोमिना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 13, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो चुंबक किन जो धातु है या मिश्र धातु है किनको आकर्षित करता है। जनरली जो आयरन या आयरन से बने हुए कंपोजिट्स हैं उनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इसमें ऑप्शन ए तो रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, लोहा। ऑप्शन बी है कोबाल्ट, ऑप्शन सी है निकल, ऑप्शन डी है बिस्मथ। जो बिस्मथ होता है ना ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, यानी चुंबक इसको अट्रैक्ट नहीं करता। तो इसका ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मथ। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन भी एक पहले रिपीट हो चुका है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी गोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका मात्रक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी यूनिट क्या है, वेबर है। जबकि टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यूनिट है। और गोस क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट है गोस। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट
किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर का काम तो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया है दिष्टकारी द्वारा। दिष्टकारी को रेक्टिफायर बोला जाता है इंग्लिश में। ऑप्शन सी है दोलक के द्वारा। ऑप्शन डी है डायनमो द्वारा। दोलक क्या होता है? दोलक तो इससे रिलेटेड है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी से। ऑप्शन डी है डायनमो द्वारा। तो डायनमो क्या करता है? डायनमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो ये भी आंसर अपना नहीं होगा। जबकि जो रेक्टिफायर होता है, यानी ऑप्शन बी जो दिया गया दिष्टकारी होता है, रेक्टिफायर जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, उसका काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेक्टिफायर या दिष्टकारी। कई बार ये एग्जामिनर क्या करता है, जैसे रेक्टिफायर है ये आप सभी लोगों ने सुना हुआ है, जाना पहचाना नाम है, जबकि दिष्टकारी है ये हिंदी मीडियम वाले तो क्या पता इसको जान जाए, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले तो इसको कर नहीं पाएंगे। तो एक बार अगर ऑप्शन देख के आप पजल हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो एक बार इंग्लिश वाली साइड भी ज़रूर देख लेना उसमें एग्जाम में, जब क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश वाली साइड भी देख लेना, क्योंकि इंग्लिश से थोड़ा सा जाना पहचाना सा नाम उठ के आ जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर हो जाता है टैकल करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, गैस इंजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी चार्ल्स, ऑप्शन सी डैमलर, ऑप्शन डी है जो डेवी। गैस इंजन की पूछा गया है यहाँ पे, भाप इंजन की या इंजन की नहीं बोला गया। गैस इंजन की सबसे पहले खोज किसने की थी? डैमलर ने की थी। जबकि अगर इंजन की खोज आ जाए तो वो किसने की थी? रडोल्फ डीजल ने की थी। तो लेकिन यहाँ गैस इंजन की बात की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डैमलर द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु बम का विकास किसने किया? ऑप्शन ए वार्न वॉन ब्राउन, ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपनहेमर, ऑप्शन सी सैमुअल कोहेन, ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने तो हाइड्रोजन बम का किया था, यहाँ परमाणु बम की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ भी है इससे रिलेटेड, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, अगर टाइम मिले तो कभी देखना इसको। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र क्या होता है? मिसाइल को बोला जाता है, बहुत ही अजीब सा नाम दिया है हिंदी में। मिसाइल के बारे में अल्टीमेटली यहाँ पर पूछने की कोशिश की गई है। मिसाइल का विकास किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए वार्न वॉन ब्राउन ने। और आपको ये बताना है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है, ताकि पता चले आप वीडियो को पूरी तरह देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरह आप वीडियो को सुन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था अपना वार्न वॉन ब्राउन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम को बनाने वाला व्यक्ति था एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था हाइड्रोजन बम को, जबकि ओपनहेमर ने क्या किया था? परमाणु बम को, और वार्न वॉन ब्राउन ने क्या था? मिसाइल बनाई थी सबसे पहले। बढ़ते हैं अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, लेज़र का आविष्कार किसने किया? लेज़र का आविष्कार किया था, क्या ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर? सर फ्रैंक हिफ्टल, ऑप्शन बी जो दिया है सैमुर क्रे, ऑप्शन सी जो दिया है फ्रेड मॉरिसन, ऑप्शन डी जो दिया है टी.एच. मैमन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा टी.एच. मैमन। तो आज की वीडियो के जो 20 क्वेश्चन है वो हुए समाप्त। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को सपोर्ट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेके आएँ आपके लिए, जो आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल होंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।